नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल डोमिनेट गुरुकुल में स्वागत है। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। देखिए, हमारा ये विज्ञान का पहला सीरीज है। पहला क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का है परावर्तन के नियम, ये सब अपवर्तन के नियम, ठीक है। यानी परावर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर का है। तो पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। ठीक है, अवतल दर्पण में सीधा बनाना है और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। सीधा बनना चाहिए और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे कहाँ रखना होगा। सी यानी दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के फोकस बिंदु पर, या फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, या फिर ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, तो अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ बनती हैं। तो उसमें जो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है। सीधा हमेशा एक ही स्थिति में बनता है। कब बनता है? जब वस्तु कहाँ रखी जाती है? ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है। यानी जब अवतल दर्पण में जो वस्तु है, वस्तु कहाँ रखी जाती है? फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है। तभी क्या होता है? प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है और सीधा बनता है, यानी आभासी भी बनता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में दिया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह कितनी होती है। तो समतल दर्पण हमेशा आपको कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। तो जो इसकी फोकस दूरी होगी वह निश्चित नहीं होती, यानी अनंत होती है। ठीक है, अनंत तक होती है। तो हमारे ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? बी लगा देंगे, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। ठीक है, फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। ये आर आपको कहीं स्मॉल या कैपिटल दोनों मिल सकता है, कैपिटल भी मिल जाएगा। तो यहाँ स्मॉल दिया है, तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है आपका 2f। ठीक है, यहाँ से यदि हम बनाएं, अवतल दर्पण बनाएं या कोई भी बनाएं या उत्तल दर्पण बनाएं, तो जो उसका वक्रता केंद्र होता है सी, यहाँ क्या होता है? एफ होता है। तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, फोकस बिंदु और पोल के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, आर। ठीक है, तो जो आर का मान होता है वह 2f के बराबर होता है, यानी ये भी f होता है, ये भी f होता है, यानी आर का मान 2f के बराबर होता है। तो संबंध ने क्या दिया? f के बराबर दिया। तो f बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? r/2। f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। हमारा ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा? f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। संयुग्मी फोकस किसमें संभव है? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में और साधारण कांच में। तो हमारा जो संयुग्मी फोकस होता है वह किसमें संभव होता है? अवतल दर्पण में होता है। संयुग्मी फोकस होता क्या है? मतलब संयुग्मी बिंदु बोलते हैं इसको। फोकस दिया है, संयुग्मी बिंदु बोलते हैं। संयुग्मी बिंदु का मतलब ये है, अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब जहाँ भी बनेगा, चाहे जहाँ बने, ठीक है, चाहे जहाँ बनेगा, यानी यह दोनों बिंदु एक दूसरे के क्या हो, मतलब कि अगर यहाँ वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, अगर वस्तु यहाँ रखी जाएगी तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो ऐसा आप लोगों ने अवतल दर्पण में देखा होगा कि जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, जब वस्तु फोकस पे रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। तो ये आपस में क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु कहाँ मिलेगा आपको? अवतल दर्पण मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, यानी वक्रता त्रिज्या दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी फोकस दूरी बताना है। देखिए, हमारी क्या फोकस दूरी क्या होगी? यानी 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है, तो फोकस दूरी पूछा है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था r बराबर 2f, यहीं पढ़ा था। तो फोकस दूरी कितना दिया है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया है, तो फोकस दूरी बताना है हमें। तो वक्रता त्रिज्या कितना है? 12 सेंटीमीटर है, 2f। तो f बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 छके 12। ठीक है, यानी f बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान देना है, कौन सा दर्पण बोला है? अवतल दर्पण बोला है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? जो वक्रता केंद्र होता है और मुख्य फोकस होता है वह किधर होता है? अवतल दर्पण के बाईं ओर होता है। तो जब भी हम प्रकाश को लेकर जाएंगे, किरण को लेकर जाएंगे, तो बाईं ओर से लेकर जाएंगे। तो यहाँ से यदि हम चतुर्थांश खींचें ऐसे, तो ये किधर आएगा? बाईं ओर आएगा। तो बाईं ओर जो भी हमारी राशि आती है वह किस में आती है?
ऋणात्मक में आती है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे यफ का मान कितना आया? 6 आया है, लेकिन जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी? -6। ठीक है, तो जो फोकस दूरी होगी वो क्या लिखेंगे हम लोग? -6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा, यानी -6 सेंटीमीटर। +6 सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है या फिर वक्रता त्रिज्या होती है वो किस में होती है? नेगेटिव में होती है। तो इसलिए क्या लगाएंगे? -6 सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। यहाँ देखिए -10 दिया ही है, तो जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह माइनस में ही होती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2f। तो 2 × 10 यानी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कैसे होती है? ऋणात्मक होती है। तो क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी -20 सेंटीमीटर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी, यानी वक्रता त्रिज्या बताना है। यहाँ देखिए उत्तल दर्पण आपको इस प्रकार से मिलेगा। उत्तल दर्पण, यदि हम इसके फोकस और वक्रता केंद्र की बात करेंगे, फोकस इसका यहाँ पे होता है, वक्रता केंद्र इधर होता है। यानी जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र किधर होता है? दाईं ओर होता है। तो यहाँ से जो दूरी नापी जाती है पोल से नापी जाती है। तो यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? एफ हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। यानी उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है या फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। जब उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है तब क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। फोकस दूरी कितना दिया है उत्तल दर्पण का? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 10 यानी 20। आर बराबर क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आएगा। और उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है? धनात्मक होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ से? डी वाला। ठीक, यदि माइनस दिया होता तो वो गलत हो जाता, प्लस में ही आएगा। उत्तल दर्पण के लिए प्लस होता है और अवतल दर्पण के लिए माइनस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी 10 सेंटीमीटर क्या है? फोकस दूरी है, और 20 सेंटीमीटर दर्पण के सामने रखी गई है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? ठीक है, ये बताना है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है। ऐसे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर सामने रखिए, यानी u का मान कितना है? 20 है। कितना है? u का मान 20 है, और f का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर है। f का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो बताना है प्रतिबिंब बनेगा। तो एक सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f क्या है? फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी होती है। u क्या है? दर्पण के पोल से, यानी यहाँ से पोल से वस्तु की दूरी होती है, वस्तु कितनी दूर रखी गई है। और v क्या है? दर्पण के पोल से प्रतिबिंब, जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी होगी। ठीक है, तो यही हमें पूछा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक, तो रखिए 1/ जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है और जो वस्तु की दूरी होती है हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जब भी हम वस्तु को रखेंगे दर्पण से किधर रखते हैं? बाईं ओर रखते हैं। दर्पण से कहाँ रखते हैं? बाईं ओर रखेंगे। जब बाईं ओर रखेंगे तो यदि चतुर्थांश को यदि हम माने तो इधर क्या आता है? माइनस आता है। एक्स अक्ष पे क्या है? यक्स डैश आएगा, इधर क्या आएगा? माइनस में वैल्यू आ जाएगी। 10 सेंटीमीटर दिया है तो कितना हो जाएगा? -10 बराबर 1/u का मान भी कितना आएगा? इधर ही रखा होगा, वस्तु किधर रखी होगी? बाईं ओर रखी होगी, तो u का भी मान कितना आएगा? माइनस में। यानी यहाँ पे क्या रखेंगे? -20 प्लस में 1/v। जब इसको हल करेंगे कितना जाएगा? 1/v बराबर 1/20 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी 1/20 माइनस 1/10। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 एलसीएम हो जाएगा। 20 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10 दूना क्या हो जाएगा? 20 यानी 2। ठीक, यहाँ से क्या आएगा? -1/20, यानी v का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से v बराबर -20 आ जाएगा। v बराबर क्या आ जाएगा? -20 आ जाएगा। v का मान किस में आया? ऋणात्मक आया। v का मान ऋणात्मक आया। ऋणात्मक आने का मतलब ये है
कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह किधर बनेगा, दर्पण की ओर ही बनेगा, दर्पण के सामने ही बनेगा, इधर ही बनेगा। ठीक है, यानी जो वस्तु की दूरी है वो भी 20 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की दूरी वो भी 20 सेंटीमीटर है। यानी जहाँ पे वस्तु रखी है वहीं पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। जहाँ पे वस्तु रखी हुई है वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जब ऐसा होता है तो वह अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन में होता है, जब वस्तु कहाँ रखी होती है, वक्रता केंद्र पर रखी होती है। कहाँ रखी होती है, वक्रता केंद्र पे। तो हमारे ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, डी वाला मिल रहा है। वस्तु जब वक्रता केंद्र पे रखी होती है तो जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वही वस्तु की दूरी के बराबर होती है, और वस्तु की जो लंबाई होती है वही क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा वाला, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है किस दर्पण में, यानी कौन सा दर्पण है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। नहीं, वह दर्पण का नाम बताना है। तो इसमें क्या दिया है ऑप्शन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल और किसी में भी नहीं। तो हमारे ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कौन सा सही होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक यानी आभासी बनता है। जब बनाते हैं यहाँ पे ऐसे तो फोकस दूरी इधर रहती है, इसकी सी इधर रहता है। ठीक है, यहाँ से ये क्या है, उत्तल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे क्या है, सी है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम कहीं भी अनंत पे वस्तु रखी है तो जब भी किरण लेकर जाएंगे, समांतर लेकर जाइए तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होती हुई जाती हुई प्रतीत होगी कि नहीं, इधर को। ठीक, फोकस पे जाती हुई प्रतीत होगी। इधर से भी लेकर आएंगे तो भी क्या होगा, ये फोकस से ही जाता हुआ प्रतीत होगा यहाँ पे ऐसे। तो कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे। ठीक, वस्तु छोटा है, ठीक, आभासी है, और ऐसे ही ये क्या है, ये पोल है। यहाँ पे वस्तु को कहाँ रखते हैं, थोड़ा दर्पण के सामने रखते हैं, यानी पास में रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु को रख रहे हैं, तब यहाँ से जब किरण को लेकर जाएंगे समांतर तो ये कहाँ से होते हुए जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी, नजर आएगी नहीं, यहाँ पे ऐसे। ठीक, और एक किरण कहाँ से लेकर जाते हैं, सी से लेते चले जाइए। जब सी से लेकर जाएंगे तो सी से क्या होता है, जो किरण जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते पर क्या होती है, वापस लौट आती है। यहाँ से देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बना, कैसा बना, यहाँ बना। तो देखने से पता चल रहा है कि जो उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, सीधा और काल्पनिक बनेगा। ठीक, दो ही स्थितियाँ होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बोला है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन बोला है दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, यानी दो माध्यम है उसके पृष्ठ पर, सीमा पृष्ठ पे एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, यानी लंबवत जा रही है, होती है, तो अपवर्तन कोण होगा। यानी जो किरण जाएगी वह कितने कोण से जाएगी, जब लंबवत आएगी तो कितने कोण से जाएगी, यानी कितना अपवर्तित होगी। यानी यहाँ से एक माध्यम ये है, दूसरा वाला ये पहला माध्यम है, तो कोई किरण आ रही है इसके लंबवत आ रही है, क्या आ रही है, लंबवत आ रही है। ठीक है, जो दूसरे माध्यम में आएगी तो कितना कोण बनाते हुए जाएगी। ठीक है, कितना कोण बनाते हुए जाएगी, तो ये भी क्या होगी, जिस रास्ते से आएगी वैसे ही सीधी ही निकल जाएगी, यानी कोई भी कोण नहीं बनेगा। जो हमारा कोण नापा जाता है हमेशा अभिलंब से नापा जाता है, तो अभिलंब क्या होता है, तल के लंबवत होता है। जो दोनों माध्यमों का तल होगा उसी के लंबवत क्या होता है, हमारा अभिलंब होता है। तो जब लंबवत आएगा तो उसी मार्ग से वापस चला जाएगा, यानी जो कोण होगा अपवर्तन कोण वह कितना होगा, 0 अंश बनेगा। कितना बनेगा, 0 अंश, यानी अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि आपतन कोण 42 अंश और अपवर्तन कोण 30 अंश हो तब अपवर्तित किरण विचलित होती है, यानी कितना वह अपने मार्ग से हट गई है वो बताना है। मान लीजिए ये हमारा कोई सीमा पृष्ठ है, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तो कोई किरण किस में आ रही है, 42 अंश से आपतित, मतलब आपतित हो रही है। ये क्या है हमारा अभिलंब, मान लीजिए ये अभिलंब है। ठीक है, यहाँ से ऐसे आ रही है, ये कितना बना रहा है, 42 अंश पे, 42 अंश पे क्या आ रही है, ये किरण आ रही है। तो अपवर्तन के बाद अपवर्तन कोण कितना है, 30 अंश हो जाता है, यानी घट जाता है, ऐसे चली जाती है ये ऐसे। तो ये वाला कोण कितना हो जाता है, 30 अंश। इसको जाना इधर चाहिए लेकिन वो चली कहाँ गई, इधर थोड़ा पहले से चली गई,
तो कितना है यह कम हो गया, यानी पूरा पूरा ये यहाँ से जाती तो कितना होता 42 होता। तो कितना हुआ अपवर्तित हुई है यानी विचलित हुई है, कितना हुआ क्या हुई है विचलित हुई है। तो 42 में से 30 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 12 अंश, यानी वह 12 अंश क्या हो गई है विचलित हो गई है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वह टाइम क्या होता है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो जो समतल दर्पण होता है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई क्या होती है बराबर होती है, यानी 1/1 दोनों बराबर ही होता है। तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा उसका आवर्धन कितना होगा 1 होगा। दूसरा दिया है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, ये दिया है तो ANG ग्लास, कांच मतलब ग्लास, ANG बराबर क्या होता है 1/GNA, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा 1/ कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो दिया कितना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2, कितना दिया है 3/2 दिया है। तो 1/GNA, यानी GNA बराबर क्या हो जाएगा, GNA बराबर मेरे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3, यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा तीसरा वाला C 2/3। अगला क्वेश्चन दिया है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी जो कांच है उसका अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होगा। तो जो कांच का अपवर्तनांक होता है वह सबसे ज़्यादा होता है बैगनी रंग के प्रकाश के लिए, किसके लिए होता है बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे ज़्यादा होता है, जबकि सबसे कम किसके लिए होता है, अधिक होगा बैगनी के लिए और कम किसके लिए होगा, सबसे कम निम्नतम होगा लाल रंग के लिए, किसके लिए होगा लाल रंग के लिए होगा ना। जो कांच का अपवर्तनांक होगा सबसे ज़्यादा बैगनी रंग के लिए होता है और सबसे कम किसके लिए होता है लाल रंग के लिए होता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। उत्तल दर्पण है एक, उसमें कहाँ रखा है वस्तु, अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखा है, यानी ये क्या है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये क्या है ध्रुव है, इधर अनंत है, तो इसके बीच क्या है कहीं भी वस्तु यहाँ पे रखा गया है। तो बोला है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस प्रकृति का बनेगा, ये F है, क्या है C है। कोई भी समांतर किरण लेकर जाते हैं यहाँ से, परावर्तन के बाद कहाँ से होती हुई जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी, फोकस से होती हुई ऐसे जाएगी इधर की ओर। ठीक है, और एक क्या करते हैं हम लोग वक्रता केंद्र से होते हुए लेकर जाएंगे, कहाँ से लेकर जाएंगे वक्रता केंद्र से, तो ऐसे लेकर जाएंगे यहाँ से ये, तो दोनों दोनों रेखाएं कहाँ काट रही हैं, यहाँ पे ये काट रही हैं, यहाँ काटे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा। दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है, ये क्या है दर्पण के सामने कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तव में तो काट नहीं रही हैं, ये जिस लाइन से जाएगी उसी लाइन से वापस आएगी, वास्तव में काट नहीं रही है, तो ये क्या होगी आभासी होगी, आभासी होगी। वस्तु कैसा है, इसका मुंडी क्या है ऊपर की ओर है, तो इसका भी मुंडी क्या है ऊपर की ओर है, तो क्या बनेगा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा सीधा बनेगा। और बन कहाँ रहा है, बन कहाँ रहा है P और F के बीच में, कहाँ बन रहा है P व F के बीच। ठीक है, यानी प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है दर्पण के पीछे, आभासी सीधा P व F के बीच, कहाँ बन रहा है P व F के बीच बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है दर्पण के पीछे, हाँ दर्पण के पीछे बन रहा है, P व F के बीच, हाँ P और F के बीच में बन रहा है, आभासी आभासी बन रहा है, सीधा सीधा बन रहा है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन क्या है सही है।
तो फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। यानी अगला क्वेश्चन दिया है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, ये दिया है। यानी जो कांच का अपवर्तनांक है, तो कांच का जो अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष है। जो कांच का अपवर्तनांक है वो क्या है, वायु के सापेक्ष है। यानी जो अपवर्तनांक होता है वायु के सापेक्ष ANG ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, वटा में क्या होगा, कांच में प्रकाश की चाल, क्या होगा, कांच में प्रकाश की चाल। यानी किसी भी वस्तु का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, बराबर वायु में प्रकाश की चाल और उसी वस्तु में, यानी वस्तु का मतलब जिस पदार्थ का वो बना है, पदार्थ में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये दिया है 3/2। कितना दिया है, 3/2। वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वटा में क्या हो जाएगा, V ग्लास लिख लेते हैं। ठीक है, तो V ग्लास का मान क्या, 3 से 3 कट जाएगा, यानी VG का मान कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी जो ग्लास में कांच में प्रकाश की चाल होगी कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमारा ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी सब ऑप्शन में से किसका लेंस बनाया जा सकता है। तो जल भी क्या करता है, लेंस की भांति कार्य करता है। कांच भी क्या करता है, लेंस की भांति कार्य करता है। प्लास्टिक भी क्या करेगा, प्लास्टिक का भी लेंस बनाया जाता है। यानी हमारा क्या होगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इनमें से सभी, जल का भी बनता है, कांच का भी बनता है, प्लास्टिक सब भी बनता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा।